दोस्तों आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसकी उम्र थी करीब 27 से 28 साल। एकदम सीधी सादी जिंदगी, लेकिन आगे जो होने वाला था वो किसी ने सोचा भी नहीं था। दोस्तों उस लड़के का नाम रमेश था। रमेश अपने घर में अकेला नहीं, लेकिन मजबूरी में बिल्कुल अकेला था। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। माँ इस दुनिया में अब नहीं थी और एक लंबी बीमारी के बाद उनका देहांत हो चुका था। अब घर में थे सिर्फ रमेश और उसके पिता हरिनाथ जी। हरिनाथ जी दिन में खेती में काम करते थे और रमेश घर पर चूल्हा जलाता था, खाना बनाता था, अपने पिता को वही खाना परोसता था, वही खिलाता था। स्थिति ऐसी थी कि दोस्तों कि अगर रमेश एक दिन रोटी ना बनाए तो उस घर में चूल्हा ठंडा रह जाता था। समय बीतता गया, 1 साल 2 साल रमेश की उम्र बढ़ती जा रही थी और यहीं से हरिनाथ के मन में एक डर बैठ गया था। उन्हें चिंता सताने लगी कि कब तक मेरा बेटा ऐसे ही रोटी बनाता रहेगा, कब तक ये घर बिना औरतों से चलेगा। हरिनाथ जी कहते हैं कि घर में एक बहू आ जाए तो घर संभाले, रसोई संभाले और रमेश की जिंदगी को संवार दे। दोस्तों इसके बाद हरिनाथ जी ने अपने सारे रिश्तेदारों, इष्ट मित्रों और जान पहचान वालों से कहना शुरू किया, अब बेटे का ब्याह करना है, कोई अच्छी लड़की हो, सुशील हो तो जरूर बताना। धीरे धीरे साथियों रिश्ते आने लगे। 1 2 5 10 करीब 10 से 15 लड़कियों की तस्वीरें आई, लेकिन साथियों हर बार एक ही जवाब, रमेश को लड़की पसंद नहीं आती थी। रमेश हमेशा कहता था कि कुछ बात जमी नहीं, कभी कहता है मन नहीं मार रहा है। सबसे बड़ी बात यह थी कि दोस्तों शादी रमेश को करनी थी और फैसला भी वही ले रहा था। 1 और साल निकल गया, शादी की कोई बात आगे नहीं बढ़ी। अब दोस्तों हरिनाथ, उसके पिता की चिंता दिन बे दिन बढ़ती जा रही थी और तभी एक ऐसा दिन आया जिसने इस कहानी की दोस्तों दिशा ही आखिरकार बदल दी। दोस्तों एक दिन रमेश घर पर खाना बना रहा था और चूल्हे पर दाल चढ़ी थी, रोटी बेल रहा था। हरिनाथ खेत गए हुए थे। अचानक घर के बाहर एक 4 व्हीलर आकर के रुकी। गांव में 4 व्हीलर आने वैसे भी दोस्तों बड़ी बात होती है। गाड़ी से 2 आदमी उतरे, शहर के कपड़ों में ठाट बाट वाले लोग। उन्होंने दरवाजे पर आकर के आवाज दी, बेटा तुम्हारे पिताजी घर पर हैं? साथियों रमेश ने कहा, नहीं पिताजी खेत गए हैं। उनमें से एक बोला, तो जरा बुलाओगे, उनसे जरूर बात करनी है। साथियों रमेश ने पूछा, क्या बात है हमें बताओ। जो जवाब मिलेगा उसे सुनकर साथियों रमेश एक पल को सन्न रह गया। साथियों वह आदमी बोला, बेटा मैं तुम्हारे रिश्ते की बात लेकर के यहाँ आया हूँ। रमेश बिना दोस्तों कुछ कहे सीधा खेत की ओर दौड़ा, हरिनाथ को बुला करके लाया और बोला, पिताजी घर पर शादी के लिए लोग आए हैं। हरिनाथ घर आए, मेहमानों को बैठाया गया, पानी लाया गया। दोस्तों उस घर की हालत अब समझ सके थे कि पूरा घर मिट्टी का छत, खपरेल की साधन नाम मात्र के बातचीत शुरू होती है। शहर से आए आदमी कहते हैं कि मैं आपकी बहू का रिश्ता लेकर के आया हूँ। साथियों हरिनाथ थोड़ा सकुचलाते हुए कहता है कि हम तो ठहरे गरीब आदमी, ना पक्का घर ना ज़्यादा ज़मीन, आप इतने बड़े आदमी हो। अगर आपकी बेटी मेरे घर में रहना पसंद ना करे तो तभी उस आदमी ने साथियों बड़ी ठंडक से कहा, आप चिंता मत करिए, मेरी बेटी बहुत संस्कारी है। जहां मैं चाहूँगा, जैसे चाहूँगा वह वैसे ही रहेगी। मैं चाहता हूं कि हम समधी बने और आप ये रिश्ता स्वीकार करो। इसके बाद साथियों एक लड़की की फ़ोटो निकाली जाती है और रमेश फ़ोटो देखता है और फिर दोस्तों इतनी लड़कियों को मना करने के वाला रमेश पहली बार साथियों वह कहता है, पिताजी लड़की मुझे पसंद है। यहीं पर साथियों इस कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ शुरू होता है, लेकिन असली सच्चाई साथियों, असली रहस्य अभी सामने आना बाकी था। क्योंकि दोस्तों जिस रात को शादी के बाद सुहाग रात आती है, उसी रात रमेश को साथियों कुछ ऐसा देखता है कि वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। साथियों उसने ऐसा क्या देखा, लड़की के अंदर ऐसा क्या था जिसने उसकी जिंदगी पलट दी। साथियों उस आदमी ने साफ शब्दों में कहा था कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी और साथ ही साथ मैं दहेज भी दूंगा और आपका द्वार
सब ठीक करा दूंगा। साथियों यह बात सुन करके साथियों थोड़ा चौंक गया, उसे बात कुछ अटपटी सी लगी। साथियों फिर वह बोला, पहले लड़की और लड़का एक दूसरे को पसंद कर लें, साथियों फिर शादी ब्याह की बात क्लियर हो जाए, उसके बाद यह सब बातें हम करेंगे। इसके बाद दोस्तों लड़की की फोटो दिखाई जाती है और फिर दीपक फोटो देखता है और पहली ही नज़र में साथियों लड़की को पसंद कर लेता है। साथियों नाम पूछा जाता है और वो आदमी बताता है कि मेरी बेटी का नाम है रीता देवी, पढ़ी लिखी है, सुशील है, सुंदर है, एकदम गृहिणी है, घर का सारा काम वही संभालती है। साथियों सुन करके दीनाना के चेहरों पर एक अजीब सी राहत आ जाती है। उसे लगता है कि जिस तरह की बहू हमें चाहिए शायद वही ऊपर वालों ने भेज दी है। दोस्तों इसके बाद होती है लड़की देखने की रस्म। एक दिन साथियों सभी लोग एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। रीता को सामने से देखा जाता है, दीपक उसे पसंद कर लेता है। साथियों रीता भी पूछा जाता है कि रीता कहती है कि हाँ मुझे भी दीपक पसंद है। अब साथियों बात पसंदीदा से आगे बढ़ जाती है। साथियों शादी की तारीख तय हो जाती है, डेट निकाली जाती है। करीब साथियों 4 महीने के बाद की डेट फाइनल होते ही रीता के साथियों पिताजी से कहते हैं कि अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग समझी होने वाले हैं, आपकी समस्या हमारी समस्या हो जाएगी। साथियों फिर बेटी की ससुराल आने से पहले मैं आपका घर द्वार सब ठीक करा दूंगा, इसकी चिंता आप बिल्कुल मत करिए। करीब साथियों 1 हफ्ते बाद रीता के पिताजी लेबर मिस्त्री और सारा मटेरियल दीपक के घर भिजवा देते हैं। घर पर काम शुरू हो जाता है। दोस्तों जिस घर में कभी खपरेल और मिट्टी थी वो घर वाले पहले दोस्तों तैयार हो जाता है और धीरे धीरे शादी नज़दीक आ जाती है। शादी ब्याह की रस्मों की दोस्तों तैयारियां यहाँ तक कि शुरू हो जाती है। बारात का दिन आता है। साथियों दीपक बारात लेकर के रीता के घर यहाँ तक कि पहुँचता है और फिर शादी का गांव से ही होती है। रात की सारी रस्में पूरी रीति रिवाज से होती है, बड़ी धूमधाम से शादी संपन्न होती है। फिर अगले दिन साथियों रीता दुल्हन बन करके आखिरकार दीपक के घर आती है और घर में साथियों खुशी का माहौल होता है। दीपक के घर कोई महिला नहीं थी, इसलिए साथियों शादी की सारी रस्में दीपक की साथियों मौसी ही आखिरकार निभाती है। दोस्तों अब आता है शाम का समय, नए जीवन की शुरुआत का वक्त। रीता दुल्हन के कपड़ों में साथियों कपड़ों में बिल्कुल बैठी होती है, उसे इंतजार है कि दीपक के आने का। लेकिन साथियों मेरे दोस्तों उसके चेहरे पर खुशी से ज़्यादा डर साफ दिखाई दे रहा था। उसके मन में एक ऐसा ख्याल घूम रहा था कहीं आज मेरी पोल न खुल जाए। साथियों रीता के अंदर दहशत का माहौल था, लेकिन अब क्या करती, शादी हो चुकी थी और वह दुल्हन बन चुकी थी। दोस्तों जब सुहाग रात का समय आता है फिर लड़का दीपक उसके पास जाता है, लेकिन साथियों रीता देवी कहती है कि उसकी पत्नी अभी जी मैं इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे 1 हफ्ते का समय दीजिए। साथियों दीपक कुमार समझ जाता है, उसे लगा शायद महिला वाली वही सामान्य दिक्कत हो सकती है। साथियों दीपक मान जाता है। 1 हफ्ता बीत जाता है, फिर 1 हफ्ते तक रीता और दीपक के बीच में दोस्तों यहाँ तक कि कोई शारीरिक संबंध नहीं होता है। जब 1 हफ्ता पूरा बीत जाता है तो साथियों दीपक कहता है कि देखो 1 हफ्ता बिल्कुल हो चुका है, अब दूर रहना ठीक नहीं है, अब हमें अपने जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। साथियों सुनते ही रीता देवी फिर घबरा जाती है और वह कहती है कि नहीं बस 1 दिन और रुक जाओ। अब साथियों दीपक को बात कुछ अजीब सी लग रही थी। दोस्तों फिर वह पूछता है आखिर बात क्या है, तुम मुझे मना क्यों कर रही हो। साथियों रीता कहती है कि बस मुझे घबराहट हो रही है, मैं कभी ऐसे माहौल में पली बड़ी नहीं हूँ। साथियों फिर दीपक कहता है अच्छा लगना या न लगना अलग बात है, हम पति पत्नी हैं, शादी इसीलिए होती है, अगर हम आगे नहीं बढ़ेंगे तो यहां तक कि परिवार कैसे बढ़ेगा हमारा। साथियों दीपक उसे बहुत समझाता है, बहुत बुझाता है, लेकिन दोस्तों रीता अपनी कमजोरी वह बिल्कुल साफ साफ जानती थी, असल दिक्कत क्या है वह छुपा रही थी। आज जब उसने दोस्तों फिर मना किया तो दीपक जिद पर अड़ गया और वह बोला आज तुम्हारी नहीं चलेगी, सच बताओ आखिर बात क्या है, आखिर राज क्या है, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है या
तुम किसी और से यहाँ तक कि प्यार करती हो। साथियों, रीता रोते हुए कहती है कि नहीं, मैं कभी इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ी, मेरी जिंदगी एकदम साफ है। साथियों, यह सुनकर के दीपक को थोड़ा सा बिल्कुल सुकून मिल रहा। लेकिन सवाल दोस्तों फिर वही है, तो क्या आखिर बात क्या है? रीता कहती है कि बस 2 दिन और समय हमें दे दो। साथियों, दीपक साफ कहता है कि अब नहीं, 1 हफ्ता हो गया है और तुम्हें 4 दिन बाद मायके भी यहाँ तक के जाना है। आज दीपक साथियों पूरे जोश में था और वह चाहता था कि आज ही सब सच सामने आ जाए, लेकिन रीता फिर उसे मना कर देती है। अब दीपक को गुस्सा आ जाता है। वह बोलता है कि सच बताओ, बात क्या है, इसके पीछे का राज क्या है? दोस्तों, अगर किसी की दुल्हन ऐसा व्यवहार करे तो आप समझ सकते हो, तो शक होना तो लाजमी है। दीपक को भी दोस्तों शक होने लगता है। वह जिद पर अड़ जाता है। अगर तुम्हें यही करना है तो शादी क्यों की? रीता साथियों फूट फूट करके रोने लगती है। दीपक किसी तरह साथियों उसे शांत कराता है और फिर कहता है कि देखो, हम पति पत्नी हैं, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम जीवन को आगे बढ़ाएं, संसार को आगे बढ़ाएं। लेकिन साथियों, दोस्तों, रीता अब भी बिल्कुल चुप थी। सच अभी दोस्तों छुपा हुआ था और वही सच साथियों अगली रात एक ऐसा रूप लेने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। दोस्तों, रीता अंदर ही अंदर पूरी तरह से यहाँ तक कि डरी हुई थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी और वह कहती है कि मुझे अपनी मम्मी से बात करनी है। साथियों, दीपक कहता है कि ठीक है, तुम बात कर लो। रीता साथियों अपनी मम्मी को फ़ोन करती है और फ़ोन लगते ही साथियों वह रोने लगती है। मम्मी, मुझे यहाँ से किसी भी तरह से ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। रीता की माँ दोस्तों सुनते ही घबरा जाती है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि बात कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुकी है और वह बेटी को समझाते हुए कहती है कि बेटी, हिम्मत रखो, डरो मत, सब ठीक हो जाएगा। सुबह तुम्हारे पापा को मैं तुरंत भेजूंगी। जब साथियों रीता दीपक के सामने ये सारी बात कह रही होती है तो दीपक का शक साथियों और यहाँ तक कि गहरा हो जाता है। वह कहता है कि अब और नहीं, सच्चाई क्या बात है, साफ साफ बताओ। लेकिन साथियों रीता कुछ भी बताने को बिल्कुल तैयार नहीं होती है। अब दीपक साथियों पूरी तरह से जिद पर आ जाता है और वह कहता है कि आज मुझे सब कुछ सुनना है, अब पीछे नहीं हटूंगा। जैसे साथियों दोस्तों दीपक पति पत्नी रिश्ते की शुरुआत करने की कोशिश करता है, अचानक साथियों दीपक बड़ी जोर से यहाँ तक कि चिल्लाता है। इतनी जोर से कि साथियों उसकी आवाज़ यहाँ तक कि पूरे घर में गूंज जाती है। वो लड़खड़ा करके और बेहोश होकर के वहीं गिर पड़ता है। रीता घबरा जाती है और जल्दी से पानी के छींटे मारती है। 10 से 15 मिनट के बाद दीपक को होश आता है। होश में आते साथियों बिना कुछ कहे सीधा कमरे से बाहर निकलता है और अपने पिताजी साथियों को कहता है कि मैं इस लड़की के साथ नहीं रहूंगा। यह सुनकर साथियों फिर पिता चौंक जाता है और पूछता है कि क्या बेटा, तुम्हें तो लड़की पसंद थी तभी तो ब्याह किया है, अगर पसंद नहीं थी तो शादी क्यों की? साथियों फिर दीपक गुस्से में कहता है कि 1 हफ्ता हो गया है, हम दोनों के बीच आज तक कुछ नहीं हुआ है। जब भी मैं कुछ कहता हूं तो यह नाटक करने लगती है और अभी अपनी माँ को फ़ोन करके यह कह रही है कि मुझे यहाँ से ले चलो। साथियों फिर पिता रीता से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन साथियों रीता जिद पर अड़ जाती है, नहीं मैं यह सब नहीं करने दूंगी। अब साथियों पूरे घर का माहौल यहाँ तक कि पूरी तरह से बिगड़ जाता है। साथियों फिर पिता दीपक को समझाते हुए, बेटा थोड़ा समझदारी से काम लो, नई आई है, डर रही होगी, प्यार से इससे बात करो, यहाँ तक कि समझने की कोशिश करो कि उसे आखिरकार दिक्कत क्या है। साथियों दीपक फिर से कमरे में जाता है और फिर लड़की रीता से शांति से कहता है कि तुम सच्चाई बता दो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, जो भी दिक्कत होगी मैं समझने की कोशिश करूँगा। साथियों रीता रोते हुए कहती है कि अगर मैं सच्चाई बता दूँ तो पता नहीं तुम बर्दाश्त कर पाओगे या नहीं। साथियों फिर लड़का कहता है कि बताओ मैं क्यों नहीं बर्दाश्त करूँगा। तब साथियों फिर रीता को सच्चाई बताती है, जिसने साथियों दीपक की दुनिया को यहाँ तक हिला दिया। और वह कहती है कि मैं जन्म से ही एक किन्नर हूँ, यह बात मेरे माँ बाप जानते हैं, उन्होंने इस दुनिया से छुपा करके रखा है।
क्योंकि अगर किसी को पता चल पा गया तो किन्नर समाज के लोग मुझे उठा ले जाएंगे और मैं माँ बाप की इकलौती संतान थी। अगर मुझे भी ले जाते तो उनका घर सूना हो जाता है। साथियों, सुनते ही दीपक को चक्कर सा आ जाता है। उसके दिमाग में एक ही ख्याल था, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। उसे साथियों गुस्से भी आता है और दर्द भी होता है। अब करे तो करे आखिर का। अगले दिन साथियों वो अपने ससुराल के आने का इंतज़ार करता है। फिर सुबह करीब 9 बजे रीता के दोस्तों पिताजी आते हैं और फिर साथियों दीपक गुस्से में कहता है कि क्या तुम्हें भी मिला था बर्बाद करने के लिए? जब तुम्हें पता था कि तुम्हारी बेटी किन्नर है तो मुझसे शादी क्यों करवाई? रीता के दोस्तों पिताजी हाथ जोड़कर कहते हैं कि शांत रहिए, इस बात को आपस में सुलझा लेंगे, मेरी इज्जत मत उछालिए। साथियों, फिर अगर बदनामी ही करानी होती तो मैं अपनी बेटी को किन्नर समाज को आखिरकार सौंप दिया होता। जब साथियों दीपक उन्हें हाथ जोड़ करके खड़ा देखता है तो उसका गुस्सा साथियों यहाँ तक कि थोड़ा सा ठंडा पड़ जाता है और फिर दीपक कहता है कि लेकिन मैं इसे नहीं रख सकता हूँ, मैंने शादी नौकरानी रखने के लिए नहीं की है। साथियों, फिर दीपक के पिताजी बिल्कुल साफ साफ कहते हैं कि जो तुम्हें सही लगे वही करो, लेकिन फिर किसी की बेटी से ज़िंदगी बर्बाद मत करना। तभी साथियों पीछे से वह लड़की रीता आती है और दीपक के कंधों पे हाथ रख करके बिल्कुल साफ साफ कहती है कि मैं एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। साथियों दीपक कहता है कि इतना हो चुका है, अब एक बात और सुन लेते हैं। साथियों रीता कहती है कि मैं किन्नर हूँ, पत्नी का सुख नहीं दे सकती हूँ, बच्चे का यहाँ तक कि भी सुख नहीं दे सकती हूँ। तुम चाहो तो दूसरी शादी कर लो, मुझे कोई भी यहाँ तक की परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन साथियों मेरे पिताजी का समाज में बहुत ही यहाँ तक कि बहुत ही मान सम्मान है। अगर यह बात बाहर आई तो वह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। मैं तुम्हारे घर नौकरानी बनकर ही हमेशा ज़िंदगी व्यतीत करूंगी। तुम चाहोगे तो सब करूंगी, तुम दूसरा ब्याह कर लो, बच्चे का सुख ले लो, बस मुझे इस तरह छोड़ो मत, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से पसंद करती हूँ। साथियों फिर रीता की बातें सुन करके दीपक लड़का साथियों दिल पिघल जाता है और वह कहता है कि अगर तुम्हें यह सब मंजूर है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों करीब 3 साल तक दीपक और रीता इसी समझदारी के साथ आखिरकार रहते हैं। लेकिन साथियों रीता संतान न होने पर घर वालों के ताने शुरू हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे साथियों दीपक यह बात छेड़ता है कि वो दूसरी शादी करेगा और एक गरीब परिवार की लड़की मिलती है। दीपक साथियों साफ कहता है कि मुझे सिर्फ लड़की दे दो, मंदिर में शादी कर दो, मेरी एक पत्नी पहले से है, बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए दूसरी शादी कर रहा हूँ। लड़की वाले से सच्चाई सान कर तो मान जाते हैं। फिर साथियों मंदिर में शादी होती है और फिर दीपक दूसरी पत्नी को घर ले आता है। समय बीतता गया और पति पत्नी के रिश्ते मधुर होने लगते हैं। साथियों वह रीता को कोई ऐतराज नहीं होता है और दीपक दोनों दोस्तों पत्नियों को बराबर प्यार देता है और बच्चे होते हैं। रीता भी साथियों उन बच्चों से उतना ही प्रेम करती है। यही शायद दोस्तों तीनों की जिंदगी सही मायने में पटरी पर आती है। अगर दीपक उस दिन रीता को छोड़ देता तो एक जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती और उसके फैसलों से साथियों रीता का परिवार भी यहाँ तक कि बहुत खुश रहता और दीपक के साथियों हर तरफ से मदद करता है। और फिर धीरे धीरे रीता के दोस्तों पिताजी बूढ़े हो जाते हैं और उनका बिजनेस दीपक ही संभालता है और साथियों फिर लड़का दीपक की जिंदगी चमक जाती है। तो दोस्तों इसलिए वह कहते हैं कि कभी कभी एक समझदार फैसला कई जिंदगियों को बचा लेता है। साथियों यह थी आज की कहानी, आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।